नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं शिव पार्क में और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा नेता देवेंद्र गिरी जी। तो आज जानते हैं इनसे कि 2024 में 22 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। 22 जनवरी 2024 इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता चलूं कि ये 500 वर्षों की गुलामी के बाद जो 500 वर्ष का इतिहास रहा है और जितना कलंक मिटाने का काम वो कार सेवकों ने किया, हम सब, मैं प्रत्यक्ष रूप से उसका साक्षी हूँ। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा और जुड़ा ही नहीं रहा, और इस आंदोलन में मैंने परस्पर भाग भी लिया। तो मेरे लिए तो एक सपना साकार होने जैसी, सच होने जैसी बात है। और मैं कहूँ कि हम उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जो इस 500 वर्ष के गुलामी के कालखंड के संघर्ष को, जो आज एक भव्य राम मंदिर यानी उस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, मैं आज इस अवसर पर उन सबको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके सपने को साकार होने में जो आज इतना बड़ा भव्य, यानी इंडिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, केवल पूरे विश्व का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि आप सब उस सपने के साकार होने को, जो देखने का एक मौका आपको मिलने वाला, वो मौका आपसे छूट ना जाए। मैं चंद दिनों पहले की बात बताता हूं कि मैं लखनऊ गया और मैं राम मंदिर को देखने के लिए गया। जिस समय क्योंकि मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, जब मैंने भगवान राम को टाट में देखा तो मैं ये बात, सच्ची घटना आपसे बता रहा हूँ, मैं कि अपने अश्रु नहीं रोक पाया। पुनः जब पता लगा, हम सब ने राम मंदिर आंदोलन के लिए किया, जिस दिन उनका फैसला आया, मैं कहूँ कि गाजियाबाद महानगर के सबसे ज़्यादा अगर दीप जलाने का काम राम मंदिर का किया तो हमने किया। हमारी स्वामी विवेकानंद समिति ने कहा वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम खोड़ा में रहा। कोरोना का टाइम था, फिर भी हमने डर ना मानते हुए किसी चीज़ का बहुत भव्य कार्यक्रम किया। और जब मैं दोबारा राम मंदिर में गया और जब मैंने राम मंदिर की जो निर्माण होते हुए देखा, वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने। और जो आज वो सपना जो आज सच होने जा रहा है, उस सपने के लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के यशस्वी मुख्य, और उन तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, समस्त हिंदू संगठनों को जो आज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मेरा उनको सबको बहुत बहुत प्रणाम। क्या कहेंगे 22 जनवरी राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उद्घाटन, बड़े बड़े वीवीआईपी नेता उस दिन, देवेंद्र गिरी, भाजपा नेता देवेंद्र गिरी क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात का जीवन भर अफसोस रहेगा, लेकिन क्योंकि मैं एक पिता होने के नाते अपनी पिता की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरी बिटिया की शादी पहले से फिक्स हो गई थी। अगर मेरी बिटिया की शादी पहले से फिक्स नहीं हुई होती और मुझे पता होता कि 22 जनवरी, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कार्यक्रम पहले फिक्स हो गया, तो एक पिता होने का मैं फ़र्ज़ निभाऊंगा। और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मेरी बेटी की विदाई ऐसे दिन होगी जिस दिन भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। ये मेरे लिए और भी गर्व का विषय है। बिल्कुल सही कहा, जिस दिन भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन देवेंद्र गिरी जी की पुत्री का विवाह है। क्या कहेंगे 2024 में, जहां विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, एक गठबंधन हो रहा है, और 2024 में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी या बिखर जाएगी? मैं विवेक जी आपको बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए, आप भी देखो पत्रकार हैं, हम सबके भाई भी हैं, आप यहाँ के निवासी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा, केवल बात मैं गाजियाबाद की करूं क्योंकि जहां मैं रह रहा हूं, कि केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जो बूथ स्तर तक है। बाकी कोई, अगर आप किसी से पूछोगे यहाँ पे संगठन के स्तर पर, क्योंकि चुनाव जब लड़ता है तो संगठन लड़ती है, विचारधारा लड़ती है। अगर आप मैं बात करूँ तो किसी अन्य संगठनों की बात करूँ, चाहे वो बसपा की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि उनके अध्यक्षों के नाम बता दो तो शायद उनके अध्यक्षों के नाम भी नहीं पता। जहां इतना लाचार और मजबूर संगठन हो, मैं कैसे मान लूं कि वो विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जैसे, जिसने पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, इस भारत का मान बढ़ाने का काम किया, तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के सामने ना तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के सामने कोई कार्यकर्ता टिक पाएगा और ना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन के आगे ये लोग टिक पाएंगे। और जीत ही नहीं, एक ऐतिहासिक जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, जो अब की बार 400 पार का नारा लेके चल रही है, मुझे विश्वास है कि 400 से ज़्यादा भी सीट हमारी ना आ जाएं।
लेकिन अभी जो संसद पर एक तरह से जो लोग घुस गए थे, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमी दर्शाती है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह से विपक्ष को भगाया जा रहा है सांसद से, तो एक तरह से तानाशाही शासन भी इसे कह सकते हैं। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं वो जो भूल है उसको मैं एक मानवीय भूल कह सकता हूँ कि वो इस तरह से गैलरी में मैं भी पहले कई विधानसभा लोकसभा में गया हूँ। गैलरी में कई बार जाके दर्शकों के लिए एक ओपन गैलरी बनती है जिसमें देखते हैं, लेकिन क्योंकि प्री प्लान करके कहीं ना कहीं, क्योंकि वो संसद का पूरे विश्व में इतना मान बढ़ा, आज तक हम जिस संसद में हमारे सांसद कार्रवाई के लिए बैठते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन को एक कचोटती है कि वो हमारे देश की संसद के द्वारा निर्माण नहीं हुआ। हमारे भारत के किसी और की संसद में बैठना और एक ऐसी संसद में बैठना जो हमारे भारतीय गौरव में, यानी हमारे भारतीय के द्वारा बनाई गई, उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये साजिश थी। जाँच होने दो, जाँच आएगी, और जाँच आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैंने देखा है कि वो जो लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं। उनमें से एक कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार, जो नीलम, वो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करती हुई पाई गई। कहीं ना कहीं विपक्ष नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगा है, और उसी का एक कारण है कि जनता आज बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा समाज में जो साक्षरता दर है वो बढ़ रही है। उसके कारण ही जो विपक्षी हार का मुख्य कारण होगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि विपक्ष की हार का मुख्य अगर सबसे बड़ा कारण बनेगा तो विपक्षी कारण बनेगा कि ये हर मुद्दे को, चाहे वो देश हित का हो, अनहित का हो, सबको नेगेटिविटी के तौर पर करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। इसी कारण से इनकी बहुत बड़ी पराजय होगी। चलिए बात करते हैं, खोड़ा में हम लोग रह रहे हैं, तो खोड़ा का जिला गाजियाबाद लगता है और एक मांग उठी है गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए। उस विषय में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस विषय में मैं अपने मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि सन 1740 में गाजियाबाद का, इससे पहले नहीं, पुरातन अगर नाम था, आप देखेंगे भगवान दुधेश्वर, यानी भगवान जो रावण थे, जो विसर्ग के रहने वाले थे और वो डेली वहाँ पूजा करने आए करते थे। तो गाजियाबाद का जो पुराना प्राचीन नाम था वो गजप्रस्थ था, क्योंकि समय समय पर भारत विभिन्न लोगों के कब्जे में रहा। तो एक गजुद्दीन नाम के शासक रहे, वजीर थे वो। 1740 में उन्होंने गाजियाबाद को उसका नाम गजुद्दीन नगर रखा। लेकिन जैसे ही ज़िले का विकास हुआ तो रेलवे लाइन वहाँ से निकली, तो उसके बाद उसका नाम गाजियाबाद कर दिया गया। और मैं कह रहा हूँ ये मांग जो कर रहे हैं, मैं भी अपने माध्यम से मांग करता हूँ, अपनी समिति के माध्यम से, कि गाजियाबाद का पुराना वैभव लौटाते हुए, जिस तरह से अलीगढ़ का हरिगढ़ हुआ है, और गाजियाबाद का नाम भी पुनः गजप्रस्थ रखा जाए। ये सब गाजियाबाद वासियों के लिए बहुत गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। आज भैया का वैसे जन्मदिन है, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से खोड़ा कॉलोनी की आवाज़ बनते जा रहे हैं, मैं आपके चैनल को अपने माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इसी तरह से अपने विचार लोगों के साथ साझा करते रहिए और निरंतर आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ये हमारे देवेंद्र गिरी जी थी, जिन्होंने अपनी विचारधारा राम मंदिर के ऊपर रखी, संघर्षों की कहानी भी बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।